हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हमने एक लेक्चर तैयार किया था फिगर ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म, इन्हें हम दोनों को जोड़ करके पढ़ना होगा। हम बस वीडियो को और अच्छे से बना पाएँ, इस वजह से हमने इन दोनों को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप पहले जो है फिगर ऑफ स्पीच वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही आप लिटरेरी टर्म्स यानी इस लेक्चर को देखिए। फ्रेंड्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे ये सभी टॉपिक्स, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग हम लोग पढ़ेंगे, मास्क को पढ़ेंगे, नॉवेल्स एंड इट्स टाइप पढ़ेंगे, और गोथिक नॉवेल्स के बारे में जानेंगे, अफेक्टिव फेलेसी के बारे में जानेंगे, पैथेटिक फेलेसी क्या होती है ये भी पढ़ेंगे, ट्रेजिडी किचन सिंक ड्रामा क्या कहलाता है, और लेक पोएट के बारे में पढ़ेंगे, एलिगरी क्या होता है, और एमसीक्यू लास्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि ये सभी टॉपिक आप जानते हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। अगर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। तो अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एट द क्रिटिकल मोमेंट एड्रेस एनदर हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिसिट इन व्हाट द स्पीकर सेज इज। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक पोएम रहेगा, ठीक है, और जिसमें एक सिंगल स्पीकर रहता है, ठीक है, और वो अपने पर्सनल थॉट को वो एक्सप्रेस करता है, ये मानते हुए कि सामने कोई नहीं है। यानी सामने कोई नहीं होने का क्या मतलब हुआ इसमें, कि जो ऑडियंस रहती है वो पैसिव होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें ऑडियंस जो है वो पैसिव मोड में होती है, तो ये समझिए, ठीक है। और इसमें सिंगल कैरेक्टर ही अपने पर्सनल थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे कह रहा है इट मीन्स अ डायलॉग विद सेल्फ, बिल्कुल ठीक है, यानी खुद ही बोलता है वो कैरेक्टर और खुद ही सुनता है। तो इस बात को समझेंगे। और इसमें ये भी है कि इन विच द कैरेक्टर एक्सप्रेस आउट हिज इनर मोस्ट फीलिंग, ठीक है, इनर मोस्ट फीलिंग, आप इसको ध्यान रखेंगे। वो अपना जो है पर्सनल फीलिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एंड थॉट, यानी पर्सनल फीलिंग एंड थॉट को थ्रू द लॉन्ग पोएटिक स्पीच उसमें रहती है, ये मानते हुए दैट नोबडी हियर्स हिम, ठीक है। और इसमें जो है कभी कभी क्या होता है कि जो पोएट्स हैं ये एक इमेजिनरी ऑडियंस को भी यानी कि एड्रेस करता है, ठीक है। अभी जो इमेजिनरी ऑडियंस रहेगा, इसका मतलब यही है कि जो ऑडियंस रहेगी वो पैसिव ही रहेगी। इमेजिनरी ऑडियंस तो कभी बोल नहीं सकती है, ठीक है। तो बस ये लाइन जो है यूं ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो फॉर्म है पोएम लिखने के, ये डेवलप हुए थे विक्टोरियन एज में, इसलिए इनको विक्टोरियन जेनरा भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से इसमें दो राइटर आते हैं, ठीक है। एक तो अपना रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ठीक है, और दूसरा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इन लोगों ने कई ड्रामेटिक मोनोलॉग की पोएम लिखी है। और ये जो पोएम यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये आपको याद होने चाहिए, एक ही टंग पर याद होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ टेनिसन, तो टेनिसन का जो टेनिसन ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए यूलिसिस और टिथोनस, ठीक है। तो टेनिसन ने दो लिखा था, एक यूलिसिस और एक टिथोनस, ये दोनों ही पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है। यूलिसिस ध्यान रखिए, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने माई लास्ट डचेस लिखा है फ्रेंड्स, माई लास्ट डचेस। ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन के समय में ये अक्सर लोगों के सिलेबस में रहता है। और मॉडर्न राइटर जो है टी.एस. इलियट, उन्होंने भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। और अपना फोर्थ है रबी बेन एजरा का द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है ड्रामेटिक मोनोलॉग के, आप इनको याद रखिए, ठीक है। इसमें जो पोएट होता है वो अपनी ही बातों को, अपने पर्सनल थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, ये मानते हुए कि कोई उसे सुन नहीं रहा है, और इसमें ऑडियंस पैसिव होती है। अब अपने नेक्स्ट जो पढ़ते हैं उसमें है कि मास्क के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो मास्क क्या है कि ये जो है मास्क वाज इनॉग्रेटेड इन रेनेशा इटली, ठीक है। तो मास्क की जो शुरुआत हुई थी ये इटली में हुई थी, और लेकिन ये जो फ्लरिश हुआ था ये इंग्लैंड में फ्लरिश हुआ था। और जब ये फ्लरिश हो रहा था, यानी जब ये पॉपुलर जब हो रहा था तो उस समय शासन था एलिजाबेथ का भी और उसके बाद जेम्स वन का, यानी इन दोनों लोगों के शासन में जो मास्क है वो वही पॉपुलर हुआ, ठीक है। और ये मास्क फिर है क्या, तो ये
ये जो है ये भी एक प्रकार का रॉयल फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट हुआ करता था, रॉयल फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट हुआ करता था। ठीक है, यानी रॉयल का मतलब होता है किंग से रिलेटेड जो भी फैमिलीज थी या फिर जो भी ऑफिशियल्स थे, तो जब उनकी एंट्री होती थी तो उस वक्त मास्क को परफॉर्म किया जाता था, ओनली टू सेलिब्रेट एंड क्रिएट द इन्वायरमेंट। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो है कॉस्टली भी हुआ करता था, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉस्ट्यूम। ठीक, अच्छे कॉस्ट्यूम रहा करते थे, फिर उसके बाद डिज़ाइन रहा करती थी, और इस यानी स्टेज को सजाने के लिए स्पेशल इफ़ेक्ट दिए जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो ये मास्क का जो फॉर्म था वो आगे चल करके कॉस्टली हो गया था। और इसमें जो परफॉर्मेंस हुआ करता था तो इसमें कई चीज़ें शामिल थी, जैसे कि पोएटिक ड्रामा इसमें परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, इसमें म्यूजिक भी परफॉर्म की जाती थी, इसमें सॉन्ग भी प्ले होता था। ठीक है, और कुछ लोग डांस भी करते थे, तो ये सभी चीज़ें मास्क में शामिल रहती थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने भी मास्क लिखे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने भी मास्क लिखा है, और विलियम शेक्सपियर के जो मास्क हैं उसमें टेम्पेस्ट और विंटर टेल ये फेमस हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही मास्क लिखे गए हैं ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं। जॉन मिल्टन ने भी एक फेमस मास्क लिखा था जिसका नाम था कोमस। कोमस ये जो वर्ड है फ्रेंड्स आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि 1637 में ये आया था। मॉडर्न राइटर भी हैं कुछ जो लोग मास्क को लिखते हैं, उसमें से एक अपना अमेरिकन राइटर है। ठीक है, मॉडर्न अमेरिकन राइटर में फ्रेंड्स आप इनका नाम जानते हैं, अमेरिकन राइटर हैं ये, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर में से एक हैं ये। ठीक है, और इन्होंने मास्क लिखा था अ मास्क ऑफ रीजन जो कि 1945 में आया था, और दूसरा इन्होंने लिखा था मास्क ऑफ मर्सी, ये भी 1945 में ही आया था। तो ये दो मास्क हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए, जिनको लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और जब मैं आपसे कहा हूँ कि वो जो कॉस्ट्यूम हुआ करते थे स्टेज पर अलग से इफेक्ट दिया जाता था, तो उस वक्त एक स्टेज डिजाइनर थे मास्क के लिए, एक अलग से एक पर्सन थे जिनका नाम था इनिगो जोन्स। ठीक है, इनिगो जोन्स हमेशा स्टेज डिजाइन किया करते थे मास्क के परफॉर्मेंस के लिए, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। बाद में चल करके एंटी मास्क का कॉन्सेप्ट आया था जिसको डेवलप किया था बेन जॉनसन ने फ्रेंड्स। ठीक है, एंटी मास्क का जो कॉन्सेप्ट था वो बेन जॉनसन ने डेवलप किया था। तो फिर इस एंटी मास्क में क्या होता था, तो इसमें ग्रोटेस्क थीम हुआ करती थी। ग्रोटेस्क का मतलब होता है क्या, विचित्र, बिल्कुल स्ट्रेंज स्ट्रेंज थीम हुआ करती थी। ठीक है, और अनरूली उसमें कैरेक्टर हुआ करते थे, असभ्य कैरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, और बेतुका एक्शन दिखाया जाता था। ठीक है, लुडिक्रस का मतलब होता है बेतुका, इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल इसमें एक्शन दिखाए जाते थे, तो वही होता था मास्क, एंटी मास्क फ्रेंड। एक ये भी टर्म है, आप इसको भी ध्यान में रखिए। तो पहले आप मास्क को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद एंटी मास्क को ध्यान में रखेंगे। मास्क जो था रॉयल फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट हुआ करता था, और एंटी मास्क में ग्रोटेस्क कैरेक्टर, अनरूली या फिर लुडिक्रस एक्शन को सोसाइटी के दिखाया जाता था। नॉवेल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और इसके टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो नॉवेल है ये भी एक प्रकार का फॉर्म्स ऑफ प्रोज हुआ करती हैं फ्रेंड्स, और ये जो है इमेजिनरी भी हो सकती हैं और रियल भी हो सकती हैं। ठीक है, नॉवेल्स यानी नॉवेल में भी बेस्ड ऑन द इमेजिनरी स्टोरी और रियल स्टोरी। इसमें अपना एक लेंदी सा प्लॉट होता है। ठीक है, और उसमें कुछ कैरेक्टर भी होते हैं, उसकी सेटिंग एक फिक्स प्लेस पर रखी गई होती है नॉवेल्स की।
ये सभी बातें हैं। और नॉवेल्स जो होता है हमेशा लास्ट में एक लॉजिकल कंक्लूजन लेकर के आता है, लास्ट में हमेशा एक लॉजिकल कंक्लूजन नॉवेल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और हेनरी फील्डिंग की बात होती है तो हेनरी फील्डिंग जो है इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल इनको कहा जाता है, हेनरी फील्डिंग को, तो आप याद रखेंगे। और हेनरी फील्डिंग के नॉवेल के जो भी वर्क्स हैं उन्हें भी याद रखना होगा। तो चलिए, और अब हम लोग देखेंगे कि नॉवेल्स के टाइप। तो एक नॉवेल का अपना जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टाइप होता है उसको बोलते हैं पिकारेस्क नॉवेल। तो पिकारेस्क जो नॉवेल है, तो ये जो जनरा है वो अपने नेम को डिराइव किया था कहाँ से, तो स्पेनिश वर्ड से, ठीक है। तो स्पेनिश वर्ड ही है पिकारेस्क, ठीक है, जिसका मतलब होता है उस यानी स्पेनिश वर्ड में मतलब होता है वंडरिंग रोग, ठीक है। वंडरिंग रोग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर इसको मैं और क्लियरली कहूँ तो वेगाबॉन्ड का नाम आपने सुना होगा, वेगाबॉन्ड, ठीक है, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ट्रैम्प बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं तो उन्हीं को रोग कहा जाता है, जिनका पर्सनल घर नहीं होता है, घुमक्कड़ किस्म के जो लोग होते हैं, आवारा घुमक्कड़ इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हीं को रोग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें वंडरिंग रोग जो होता है वो प्रोटोगनिस्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटोगनिस्ट क्या है यहाँ पर कि वंडरिंग कैरेक्टर या फिर इसेंट्रिक और डिसरेप्यूटेबल हीरो, ठीक है, यानी एक ऐसा हीरो जिसकी रिस्पेक्ट नहीं रहती है। तो अगर ऐसा कोई हीरो है जिसका रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है नॉवेल में, तो उस प्रकार के नॉवेल को पिकारेस्क नॉवेल कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ पिकारेस्क नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिसमें कि डेनियल डेफो ने एक नॉवेल लिखा था माल फ्लैंडर्स के नाम से, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टॉमस नेस ने भी लिखा है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और इन ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। हेनरी फील्डिंग ने लिखा था टॉम जोन्स को फ्रेंड्स, ठीक है, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स, तो आप इसको यहाँ ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन्हीं को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। और द गाइड, ठीक है, द गाइड जो है आर के नारायण ने लिखा था, ठीक है। तो इसमें भी जो प्रोटोगनिस्ट होता है वो एक वॉन्डरिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसके नाम द गाइड नाम पे तो मूवी भी बनी है इंडिया में, ठीक है, जिसमें प्रोटोगनिस्ट के तौर पे यानी हीरो के तौर पे देवानंद ने रोल प्ले किया था, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हिस्टोरिकल नॉवेल जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स और उन एक्शंस पे, ठीक है। और राइटर जो है उसमें उसको मॉडिफाई करते हुए कुछ अलग से कैरेक्टर डालता है जिसके वजह से जो नॉवेल है वो इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक सपोज, ठीक है। तो टाइटैनिक में क्या है कि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, बिल्कुल ये बात सच है, ठीक है, लेकिन उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, उसमें राइटर ने क्या कर दिया है, कुछ लव स्टोरी भी उसमें यानी पोर्ट्रे कर दिया है, ठीक है, जैक की स्टोरी उसमें डाल दिया है, ठीक है, ओनली टू क्रिएट द इंटरेस्ट। तो इसी हिस्टोरिकल नॉवेल के ही लिस्ट में यहाँ पर 3 नॉवेल्स लिखे हुए हैं। ये नॉवेल तो बहुत ही फेमस है, चार्ल्स डिकेन का द टेल ऑफ टू सिटी फ्रेंड, द टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है। ये 2 सिटी में किसकी किसकी बात करता है, ठीक है। तो अपना एक जो सिटी है वो है अपना लंदन, और जो दूसरा सिटी है फ्रेंड्स वो होता है इसमें पेरिस। तो लंदन और पेरिस की इसमें बात की जाती है। दूसरा है अपना वैनिटी फेयर ठाकरे की है, ठीक है। रोमेला को नाम ध्यान में रखिए, जॉर्ज इलियट, ठीक है। जॉर्ज इलियट जो है नाम से पे आप लोग नहीं जाएंगे, दरअसल जॉर्ज इलियट भी एक फीमेल राइटर है फ्रेंड्स, फीमेल राइटर है। तो रोमेला इन्होंने लिखा था नॉवेल जो कि एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल नॉवेल का। अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है अपना हिस्टोरिकल एपिस्टलरी नॉवेल, ठीक है, एपिस्टलरी नॉवेल। तो ये जो वर्ड है एपिस्टल से बना हुआ है, और एपिस्टल का मतलब होता है लेटर, ठीक है, यानी एक ऐसा नॉवेल जिसके थीम जो है वो लेटर के थ्रू प्लॉट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए प्लॉट डेवलप्स थ्रू द लेटर, तो प्लॉट जो होते हैं वो लेटर के थ्रू डेवलप होते हैं। इट इज ऑल्सो अ पॉपुलर जेनरा वेयर द नैरेटिव इज टोल्ड विया अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जब भी यानी से उसके सीन को या फिर सीरीज ऑफ जो नरेशन है जब उसको बताया जाता है तो वही एग्जाम्पल होता है एपिस्टलरी नॉवेल का। सैमुअल रिकर्डसन ने एक नॉवेल लिखी थी पामेला एंड क्लैरिशा, तो पामेला एंड क्लैरिशा जो है वो एपिस्टलरी नॉवेल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टाइप है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल नॉवेल भी बोलते हैं। इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स हम दिन भर में बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ दिमाग में सोचते भी रहते हैं। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि सोची गई बातों को हम ज़बान पे ला दें, मतलब कुछ बातें मन में ही आती हैं और मन में ही चली जाती हैं, उनको हम ज़बान पे नहीं ला पाते हैं। तो जो नॉवेल मन की बातों पर बेस्ड होती हैं उन्हीं को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर साइकोलॉजिकल नॉवेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इट डेवलप्स ऑन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट पर ये जो नॉवेल्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं। ये जो टर्म है वो कॉइन किया गया था विलियम जॉन्स के द्वारा, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, और जेम्स जॉयसी का एक नॉवेल है जिसका नाम है यूलिसिस, याद रखिए ये नॉवेल है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसिस के नाम पर एक पोयम लिखा है, ठीक है, लेकिन यूलिसिस नाम से नॉवेल कौन लिखा है, तो जेम्स जॉयस ने लिखा है। और ये किस प्रकार की नॉवेल है, तो ये है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस पोयम की जब बात की जाएगी तो पूछा जाएगा कि वो क्या है, तो आप बताएंगे कि वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। चलिए, और सन्स एंड द लवर और एक और नॉवेल है द रेनबो, इसको लिखा था डीएच लॉरेंस ने, यानी इन दोनों नॉवेल्स को लिखा है डीएच लॉरेंस ने, और यह दोनों ही एग्जाम्पल हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल्स के। एक अपना टर्म है कैंपस नॉवेल, तो कैंपस नॉवेल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, कैंपस यानी किसी खास कैंपस में इसकी सेटिंग रखी जाती थी। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि हुज मेन एक्शन इज सेट एंड अराउंड द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी, तो जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो सेटिंग रखी जाती थी नॉवेल्स की, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैंपस नॉवेल। और ये जो नॉवेल है वो एसोसिएटेड था किससे, तो किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस जो है अक्सर कैंपस नॉवेल ही लिखते हैं। यानी मान लीजिए कि आप कहीं किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने बचपन की यादों को पढ़ रहे थे और अपने बचपन की यादों को लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर वही जो नॉवेल्स लिखेंगे वो कैंपस नॉवेल कहलाएगी, क्योंकि आप एक खास कैंपस के बारे में ही जिक्र कर रहे होंगे उस दौरान। तो कैंपस नॉवेल्स होती हैं। और यूजुअली किंग्सले एमिस के नॉवेल में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उनके दोस्तों और उनके साथियों के ही ऊपर बेस्ड नॉवेल रहती हैं। फ्रेंड्स, अपना एक इम्पॉर्टेंट और जो लास्ट यानी नॉवेल्स के टाइप है उसमें आता है गोथिक नॉवेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इसको समझिए। गोथिक नॉवेल, गोथिक नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि इसमें जो है क्या, इसमें निगेटिव एस्पेक्ट की बात की जाती है। यहाँ पर लिखा है कि इट डील्स विद द डार्कर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, डार्कर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ये शो करती हैं, ठीक है। घोस्ट की स्टोरी, डार्कर एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, घोस्ट और एविल पावर जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एविल पावर की जब उसके एविल पावर को जब दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर इसमें किसी घोस्ट की स्टोरी डाल दी जाती है, एविल पावर की, घोस्ट की, इसी को हम लोग एविल पावर कह लीजिए, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल पावर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो जब ये सभी चीज़ें जिस भी नॉवेल्स में होंगी वो एग्जाम्पल होता है गोथिक नॉवेल का, ठीक है। और इसमें इरेशनल फिगर्स भी होते हैं, इरेशनल फिगर इन द सेंस की यही की बात हो रही है, घोस्ट की बात हो रही है, ठीक है।
राइटर फोकस ऑन द ह्यूमन सेंसिबिलिटी, यानी गोथिक नॉवेल्स में जो राइटर होते हैं वो ह्यूमन सेंसिबिलिटी पर फोकस करते हैं, अनकंट्रोल पैशन पर फोकस करते हैं, पैरोनोइया पर या फिर एविल स्पिरिट पर फोकस करते हैं। पैरोनोइया क्या होता है? पागलपन, ठीक है। कुछ लोगों को भूत प्रेत पकड़ लेते हैं तो वो जो जब वो लोग यानी जिस प्रकार से वो लोग एक्शन शो करते हैं उसी को पैरोनोइया यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो जो राइटर हैं इस प्रकार के टॉपिक पर फोकस करते हुए गोथिक नॉवेल्स को लिखते हैं, ठीक है। ये भी जॉनरा काफ़ी फेमस हुआ था और इसमें क्या होता है? ब्लास्फेमी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। द मेन थीम ऑफ द नॉवेल्स आर ब्लास्फेमी, ब्लैक मैजिक, इंसेस्ट एंड मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन दिखाया जाता है, ठीक है। ब्लास्फेमी अच्छा वर्ड है। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ रिलीजियन, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? रिलीजन के खिलाफ जाकर के बात करना, रिलीजियन, ठीक है, या फिर धार्मिकता का उल्लंघन, ठीक है। किसी खास धर्म के बारे में मतलब बुरा भला कहना ही ब्लास्फेमी कहलाता है, ठीक है। तो अक्सर गोथिक नॉवेल में ब्लास्फेमी देखने को मिलती है। ब्लैक मैजिक तो होता ही है, जब घोस्ट की बात होगी तो ब्लैक मैजिक की भी बात होगी, उसमें मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन दिखाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो गोथिक ये जो वर्ड है फ्रेंड, ये आया कहाँ से? तो गोथिक नाम से ही एक ट्राइब से रहती थी और वो ट्राइब जो थी वो जर्मनी में रहा करती थी, जर्मनी कंट्री में रहा करती थी। तो उसी के नाम पर ही ये जो है फॉर्म आ गया गोथिक, ठीक है। बाद में चल करके गोथिक आर्किटेक्चर के रूप में भी फेमस हुआ, ठीक है। जब ब्रिटिश शासन आया तो गोथिक के नाम से गोथिक आर्किटेक्चर भी फेमस हुए, ठीक है। और गोथिक आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ उसका इमेज, देखिए इस प्रकार के जो इमेज रहते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हीं को गोथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नुकीले टावर टाइप में निकले रहते हैं, है ना। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान दें, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोग अक्सर चर्च वगैरह इस तरह के फॉर्म में बने होते हैं, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है गोथिक आर्किटेक्चर का। और दिस वाज फेमस टाइप ऑफ नोवेल इन रोमांटिक एज, यानी रोमांटिक एज में चल करके ये जो फॉर्म था वो काफ़ी फेमस हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैसल ऑफ ओटरेंटो, तो फर्स्ट जो नॉवेल थी वो कैसल ऑफ ओटरेंटो थी, जिसको लिखा था होरेश वालपोल ने। तो इसके बाद ही कैसल ऑफ ओटरेंटो लिखने के बाद ही गोथिक नॉवेल लिखने का जो एक प्रोसेस था वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो आप कैसल ऑफ ओटरेंटो का नाम ध्यान रखेंगे, जिसको लिखा था होरेश वालपोल ने। और आगे चल करके एन रेडक्लिफ ने भी एक नॉवेल लिखा था, मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो। और द इटालियन भी एक गोथिक नॉवेल है, मैथ्यू ग्रेगरी लेविश। तो इन्होंने द मॉन्क के नाम से एक जो है ये गोथिक नॉवेल लिखा। और जेन ऑस्टिन ने भी एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम है नॉर्थएंगर एबे। और मैरी शेली की जो नॉवेल है फ्रैंकेस्टाइन जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड, ठीक है, गोथिक नॉवेल का। और एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट्स, ये तो अपने एस्टेट के सिलेबस में भी था, एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आप जो है 3 नॉवेल को इम्पोर्टेंस देंगे 3 नॉवेल्स को, ठीक है। अब वो 3 नॉवेल्स कौन सी हैं? तो एक तो अपना है कैसल ऑफ ओटरेंटो बाय होरेश वालपोल का है यहाँ पर, ठीक है। आप होरेश वालपोल को ध्यान रखेंगे कि जो इन्होंने नॉवेल लिखा है आप उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा आपका है यहाँ पर कि मैरी शेली, ठीक है। यहाँ पर जो मैरी शेली ने नॉवेल लिखा है फ्रैंकेस्टाइन, आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एमिली ब्रोंटे ने जो नॉवेल लिखा है वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे। चलिए ये अपना गोथिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो गया। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ जो कि है अपना एलिजी। तो फ्रेंड्स एलिजी तो एलिजी का मतलब क्या होता है कि लेमेंट करना, ठीक है। लेमेंट करने का मतलब क्या होता है कि शोक व्यक्त करना, यानी एक ऐसा पोयम, ठीक है, जिसके थ्रू जो
पोएट होता है वो शोक व्यक्त करता है, ठीक है। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो लिखूंगा शोक व्यक्त करना फ्रेंड्स, शोक व्यक्त करना। और इसमें क्या होता है कि जो पोएट होते हैं वो अपने कलीग के, यानी साथ में रहने वाले, कलीग हो गया, असिस्टेंट हो गया, ठीक है, तो या फिर फ्रेंड हो गया, तो इनके साथ में रहने वाले लोगों द्वारा ही एलिजी लिखे जाती है, ठीक है। यानी कि हम जो है अक्सर इसमें देखते हैं कि जो पोएट हैं वो अपने किसी नियर और डियर, ठीक है, नियर एंड डियर के डेथ को बताते हैं। नियर एंड डियर फ्रेंड्स, उनके ही डेथ को एलिजी के फॉर्म वाली जो पोएम होती हैं उसमें दिखाया जाता है। ये जो एलिजी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, और एक होता है अपना कि सिंपल एलिजी और दूसरा होता है अपना पैस्टोरल एलिजी। देखिए, एक फॉर्म होता है सिंपल एलिजी और दूसरा फॉर्म होता है पैस्टोरल एलिजी फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिंपल जो एलिजी होती है उसमें जो पोएट होते हैं अपने पर्सनल लॉस को दिखाते हैं, पर्सनल लॉस को दिखाते हैं, यानी कोई उनका खास अपना ही, यानी जब डेथ हो गया रहता है, ठीक है, तो वो एलिजी जो लिखी जाती है वो सिंपल एलिजी होती है। और पैस्टोरल एलिजी में क्या होता है कि अक्सर इस टाइप के एलिजी में जो पोएट होते हैं वो किसी शेफर्ड के या फिर विलेज में रहने वाले किसी फॉर्मर के डेथ को दिखाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पैस्टोरल एलिजी हो जाती है। और जब पैस्टोरल एलिजी नाम सुनते ही, ठीक है, आपको कुछ जो है पोएम तुरंत दिमाग में आपको याद आने चाहिए, और वो पोएम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पैस्टोरल एलिजी का नाम सुनते ही ये सभी पोएम याद आने चाहिए, जिसमें है कि लिसिडास, ठीक है, तो लिसिडास जो था वो मिल्टन द्वारा लिखा गया था, ठीक है, किंग एडवर्ड के डेथ पर। और उसके बाद एडोनिश जो है वो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया था जॉन किट्स के डेथ पर। और इन मेमोरियम लिखा गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था, जिसमें आर्थर हेनरी हेलम के डेथ पर, ठीक है, आर्थर हेनरी हेलम के डेथ पर। और थारेसिस जो पोएम है वो लिखा गया था मैथ्यू एर्नोल्ड के द्वारा, जो कि आर्थर ह्यू क्लॉ, ठीक है, उनके डेथ पर फ्रेंड, ठीक है। तो इनके नेम में आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, ठीक, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब क्लॉ की जब बात होती है तो वो मैथ्यू एर्नोल्ड के फ्रेंड थे, ठीक है, जिनके याद में इन्होंने थारेसिस को लिखा था। और हेलम की जब बात होती है, ठीक है, तो वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फ्रेंड थे, और उनके याद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम को लिखा था। और ऑन द डेथ ऑफ W.B. ईस्ट भी एक पोएम थी, ठीक है, जिसको W.H. ऑर्डेन ने लिखा था। तो ये सभी जो हैं ये आपके सिंपल एलिजी हैं। और बाद में चल करके टॉमस ग्रे ने भी एक एलिजी लिखा, ठीक है, जो कि है यानी कि एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये मैनकाइंड को लॉस को दिखाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पैस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है फ्रेंड, ठीक है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, पैस्टोरल एलिजी के कैटेगरी में ये आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये अपना फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो ये 6 एलिजी आप याद रखेंगे, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अफेक्टिव फैलेसी। तो अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट, ठीक है, यानी कि जब हम पोएम पढ़ते हैं और जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हम पोएम के अकॉर्डिंग हम उसके रिजल्ट को जब नहीं निकाल पाते हैं, वहीं पर अफेक्टिव फैलेसी होती है, ठीक है। वही कह रहा है यहाँ पर कि इट इज़ द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ टेक्स्ट बाय इट्स इफेक्ट, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट के थ्रू हम उसके प्रभाव को जब जान नहीं पाते हैं तो वहाँ पर अफेक्टिव फैलेसी आती है, ठीक है। इस यहाँ पर कुछ शामिल होता है, क्या, कैथारसिस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, कैथारसिस और डिक्टेटिज्म एक्सेट्रा कम अंडर इट्स कैटेगरी एज दिस थ्योरी जज अ पोएम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द रीडर, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पोएम होती हैं वो तो
अपने इफेक्ट के वजह से ही, ठीक है, जज की जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शब्द कुछ और इफेक्ट कुछ और मीनिंग कुछ और निकलने लगता है। तो उस प्रकार के पोयम में अफेक्टिव फैलेसी जनरेट होती है। और अफेक्टिव फैलेसी का जो टर्म है वो दिया था W.K. विमसेट ने और मैनरो ब्रेडस्ले ने दिया था। ये नेम इम्पॉर्टेंट है, W.K. विमसेट, ठीक है। अफेक्टिव फैलेसी सुनते ही इनका नाम दिमाग में आना चाहिए। और इसी यानी कि एक इससे जुड़ा हुआ तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही नेम में अलग, बस थोड़ा बहुत भले ही सिमिलरिटी आपको दिखे, अफेक्टिव फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, लेकिन इनके मीनिंग में और इनके सेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रेंड। तो पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? तो द फैलेसी ऑफ एट्रीब्यूटिंग द ह्यूमन फीलिंग्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, और ये जब यहाँ पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यानी कि नॉन लिविंग की बात करता है, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं। अब इस नॉन लिविंग में क्या आएगा? तो इसमें नेचुरल चीजें आती हैं फ्रेंड्स, नेचुरल चीजें, नेचुरल थिंग्स आती हैं। नेचुरल थिंग्स का मतलब ये हुआ कि जैसे अर्थ की बात होगी, विंड की बात होगी, या फिर सन की बात होगी, मून की बात होगी, ये सब भी तो नॉन लिविंग है और नेचुरल चीज़ें हैं। तो जब हम इनका कंपैरिजन हम ह्यूमन से जब करने लगते हैं, ह्यूमन के हैबिट्स से जब करने लगते हैं, तो वहाँ पर पैथेटिक फैलेसी टर्म का हम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार और फिगर ऑफ स्पीच को ठीक से पढ़ लीजिए। लेकिन कोई नहीं, हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, द फैलेसी ऑफ एट्रीब्यूटिंग द ह्यूमन फीलिंग्स, यानी ह्यूमन के फीलिंग्स को जब हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स से जोड़ देते हैं तो वहाँ पर अफेक्टिव फैलेसी होता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है द फ्रेंडली सन, ठीक है, द फ्रेंडली सन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड कौन होता है? तो फ्रेंड तो हमेशा ह्यूमन ही कोई हो सकता है, ठीक है, फ्रेंडली नेचर तो ह्यूमन का ही हो सकता है। लेकिन आप देखिए ह्यूमन के साथ कैसे एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है, जैसे यहाँ पर जो कि सन है, ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर, ठीक है, कि द अर्थ ऑल्सो, एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, अर्थ ऑल्सो फील्स पेन बिकॉज ऑफ pollution, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और एग्जांपल लिया हूँ। तो देखिए, एक तो यहाँ पे कह रहा है कि द अर्थ आल्सो फील्स पेन बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, अर्थ तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी दिखाया गया है कि उसे भी पेन होता है, यानी और जो ये पेन है फ्रेंड्स, ये तो ह्यूमन फीलिंग होती है। तो कैसे हमने क्या कर दिया कि एक इनएनिमेट यानी ऑब्जेक्ट को हमने ह्यूमन के फीलिंग्स को यहाँ पर जोड़ दिया है, एसोसिएट कर दिया है। और इसलिए इस लाइन में भी पैथेटिक फैलेसी फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी टर्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रेजिडी क्या होता है? वैसे तो आप जानते ही होंगे ट्रेजिडी क्या होता है, लेकिन हम टू द पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ने ट्रेजिडी को क्या माना था। तो देखिए यहाँ पर, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। ट्रेजिडी जो होता है एक एक्शन का कॉपी होता है, इमिटेशन होता है, ठीक है, जो कि बहुत सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और उसके पास कुछ अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। In language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate part of the play, in the form of the action, not of the narrative. Through pity and fear, affecting the proper purgation of these emotions, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स ये जो डिफिनीशन है
वो याद याद रहेगी तो और अच्छी बात है, ठीक है। पूरा तो नहीं, लेकिन अगर आप इतना इतना लाइन याद कर लेते हैं, ठीक है, तो भी अच्छी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यही लाइन एग्जाम में दे दी जाती है कि ये लाइन आखिर किसकी है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कहना क्या चाहता है। तो ट्रेजिडी जो होता है वो एक इमिटेशन होता है एक्शन का, जो कि एक्शन काफ़ी सीरियस होना चाहिए, ठीक है, और उसमें वो कंप्लीट होने चाहिए, उसमें सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, और इसमें हमेशा एक्शन ही होता है, इसीलिए ये भरा पड़ा होता है आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट से, ठीक है। और द सेवरल काइंड बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट ऑफ द प्ले, और एक प्ले के कई पार्ट में अगर हम उसको अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं तो किसी न किसी पार्ट में ट्रेजिडी देखने को मिलती है, ठीक है, और जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेटिव। तो ट्रेजिडी जो होता है हमेशा एक्शन के फॉर्म में होता है, वो नरेशन के फॉर्म में नहीं होता है। और ट्रेजिडी का मकसद ये होता है कैथारसिस उत्पन्न करना, ठीक है, कैथारसिस ही होता है फ्रेंड पिटी एंड फियर, टू क्रिएट द पिटी एंड फियर इफेक्ट, ठीक है। और पिटी एंड फियर का मतलब होता है कि परगेशन ऑफ थॉट और या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन। जब हम लोग कोई चीज़ ट्रेजिडी देखते हैं तो उस ट्रेजिडी को देखने के बाद जो सीख मिलती है, जो हमारे इमोशन में बदलाव आता है, ठीक है, जो हम बेहतरी के लिए सोचने की क्षमता को डेवलप कर पाते हैं, तो वही होता है कैथारसिस, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेजिडी का। It is a genre of drama which presents a serious subject matter about human suffering, ठीक है। तो ह्यूमन सफरिंग को दिखाता है ये, ठीक है, ये जो जॉनरा है वो ह्यूमन सफरिंग को दिखाता है, ठीक है। और इट नरेट्स द टेरिबल इवेंट इन डिग्निफाइड मैनर। तो टेरिबल इवेंट्स को, है ना, टेरिबल मतलब भयानक या फिर डिसरिस्पेक्टेबल इवेंट्स को, ठीक है, हॉरिबल इवेंट्स को डिग्निफाई करके दिखाता है और बढ़ा चढ़ा करके ग्लोरीफाई करके दिखाता है फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रेजिडी उसी को बोलते हैं। अब है अपना यहाँ पर कैथारसिस, ठीक है, यानी ट्रेजिडी से रिलेटेड जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। उसी में एक होता है कैथारसिस। तो कैथारसिस जो होता है इज अ मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी। तो कैथारसिस जो होता है वो एक मेन फंक्शन होता है ट्रेजिडी का, ठीक है, और इट इज़ टू अराउज द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। बिल्कुल, कैथारसिस का मतलब ये होता है, ठीक है, टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। Greek tragedies have only a single theme and a single plot, while the English tragedy have many storylines and the storylines are developed in the plot and subplot, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाया गया है। ग्रीक ट्रेजिडी जो होती थी उसमें केवल से एक ही थीम रहा करते थे, लेकिन जो इंग्लिश ट्रेजिडी थी उसमें कई स्टोरी और उसमें कई लाइन्स हुआ करती थी, ठीक है, जो अलग अलग प्लॉट और सब प्लॉट में डेवलप हुआ करते थे। इसमें जो मेन वर्ड है वो समझिए आप यहाँ पर कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टोरी, सॉरी फ्रेंड, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रॉन्ग फीलिंग थ्रू द प्लेज एंड अदर एक्टिविटीज़। यानी प्लेज और अदर एक्टिविटी के थ्रू जब हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को कैथारसिस बोलते हैं। ये वर्ड टोटली रिलेटेड होता है पिटी और फियर के। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी जान सकते हैं कि ये प्यूरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशन होता है। क्रिस्टोफर मार्लो ने कई ट्रेजिडी लिखी है, ठीक है, जिसमें से एक टम्बरलेन है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट सबसे जो है वो डॉक्टर फॉस्टस। फ्रेंड, ये इम्पॉर्टेंट है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, जो कि एक ट्रेजिडी है। द जीव ऑफ माल्टा भी है, और एडवर्ड सेकेंड की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, एडवर्ड यहाँ पर सेकेंड समझिए। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजिडी के, जिसमें से क्रिस्टोफर मार्लो का नाम सुनते ही दिमाग में आता है डॉक्टर फॉस्टस। द शेक्सपियर इज ऑल्सो फेमस फॉर सम ट्रेजिडी प्ले, और उनके ट्रेजिडी प्ले में शामिल है हेमलेट भी शामिल है, ओथेलो शामिल है, किंग लियर और मैकबेथ शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, तो उनको आप याद रखिए। ये सभी क्या है, तो ट्रेजिडी के
और एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ये सभी हम अब किसी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, कौन सबसे बड़ा यानी कौन सबसे बड़ा है, बड़ा प्ले है, कौन सबसे छोटा है पब्लिशिंग ईयर, ये सभी बातें हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, ताकि ये वीडियो जो है काफ़ी अभी बड़ा ना हो जाए। वेबस्टर इज नोन एज द वाइट डेविल यानी वाइट डेविल के नाम से जो वेबस्टर साहब ने जो नॉवेल यानी ट्रेजेडी लिखा था उसका नाम था द वाइट डेविल, ठीक है। और उनका दूसरा जो नॉवेल था वो है द डचेस ऑफ मेल्फी, द डचेस ऑफ मेल्फी। नेक्स्ट अपना जो टर्म था उसमें है किचन सिंक ड्रामा। तो किचन सिंक ड्रामा क्या होते हैं, तो इट इज अ कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। यानी ड्रामा लिखने का एक फॉर्म जब डेवलप हुआ था तो उसी वो क्या था, तो एक कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, विच डेवलप इन द लेट 90s 50s अर्ली 1960s, ठीक है। 1950 के लास्ट में या फिर 1960 के स्टार्टिंग में ये डेवलप हुआ था। इसमें जो प्रोटोगनिस्ट रहते थे यानी जो मेन कैरेक्टर, फ्रेंड्स प्रोटोगनिस्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मेन कैरेक्टर की बात हो रही है। सर्दी हो गई यार एकदम। तो जो प्रोटोगनिस्ट जो थे रहते थे इसमें, वो एंग्री यंग मैन हुआ करते थे, ठीक है, एंग्री यंग मैन। दीज एंग्री यंग मैन आर डिसइल्यूजन्ड विद द मॉडर्न सोसाइटी। तो ये जो एंग्री मैन रहा करते थे किचन सिंह ड्रामा के जो प्रोटोगनिस्ट, तो वो डिसइल्यूजन्ड यानी भ्रमित हो जाते थे इस मॉडर्न सोसाइटी को लेकर के, तभी किचन सिंह ड्रामा लिखा जाता था। इट बिकम्स अ स्टाइल ऑफ अ प्ले, इट डिस्क्राइब्स रियलिस्टिकली द लाइफ्स ऑफ इट्स वर्किंग क्लास कैरेक्टर, ठीक है, मिडिल क्लास के इसमें कैरेक्टर को दिखाया जाता था, ठीक है। और किचन सिंह ड्रामा का एग्जाम्पल है जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर, ठीक है, लुक बैक इन एंगर। ये एंग्री यंग मैन से आप याद रखिए, लुक बैक इन एंगर। तो लेक पोएट की अब बात हो रही है फ्रेंड्स, लेक पोएट, ठीक है। तो ये जो लेक पोएट है, ठीक है, इसमें कई लोग शामिल थे, और लेक पोएट जो है ये एक डेरोगेटरी टर्म था। डेरोगेटरी टर्म का मतलब ये प्रेज करने के लिए नहीं बोला गया था, डिसऑनर करने के लिए, कुछ राइटरों को डिसऑनर करने के लिए ये वर्ड बोला गया था किसी खास लोगों द्वारा, यानी किसी खास मैगजीन के द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, बाद में चल करके फेमस हो गया, ठीक है। तो इसमें शामिल थे 3 लोग, कौन कौन, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। तो ये लोग शामिल थे लेक पोएट के में। दरअसल ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर एक लेक था, ठीक है, और उसी को हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते थे, और वो प्लेस था कम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड में, कम्बरलैंड, ठीक है। ये जो नाम लिखा हुआ है फ्रेंड, इस यहीं पर विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म भी हुआ था, ठीक है, कम्बरलैंड में ही। तो ये लोग वहीं पे रहते थे और एक ही मतलब समय पर मिलते थे, और मिल करके अपना पोएट्री को कैसे डेवलप किया जाए, कौन सी पोएट्री लिखा जाए, तो इन पर वो लोग डिस्कस किया करते थे। तो इसी वजह से इनको लेक पोएट भी कहा जाता है। और इसमें द फर्स्ट क्रिटिक यानी इनके क्रिटिक्स ने ये वो टर्म यूज़ किया था, ठीक है, यानी फर्स्ट क्रिटिक टू यूज़ द टर्म इन प्रिंट वाज जेफरी, ठीक है, यानी प्रिंटेड फॉर्म में ये जो वर्ड आया था तो जेफरी ने किया था उसको, ठीक है। और इन अ रिव्यू ऑफ कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, कोलरिज की जो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो बुक आई थी, ठीक है, तो उसके क्रिटिक्स ने लिखा था, और वो जो क्रिटिक जो थे वो पब्लिश किया करते थे क्या, एडिनबर्ग रिव्यू। तो एडिनबर्ग रिव्यू एक मैगजीन थी, ठीक है। तो वह बायोग्राफिया लिटरेरिया के लिए कुछ क्रिटिसिज्म पब्लिश हुआ था। तो उसी क्रिटिसिज्म में जो 3 जो पोएट यहाँ पर हैं आपके सामने, उन्हीं को द लेक पोएट कह के सिंबलाइज किया गया था। बाद में चल करके रॉबर्ट साउदी के बाद ये रॉबर्ट साउदी के बाद आगे चल करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरिएट भी बने, ठीक है। तो सबसे पहले ये थे, ठीक है, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आए थे। एलिगरी, एलिगरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये अच्छा सा फिगर ऑफ स्पीच होता है फ्रेंड्स।
तो इट इज ए नरेटिव पोएम, ये एक प्रकार का नरेटिव पोएम भी हो सकती है और प्रोज भी हो सकती है, ठीक है, जो हमेशा अपने साथ सेकंड मीनिंग रखती है, ठीक है, दूसरा या फिर हिडन मीनिंग अपने साथ रखती है, ठीक है। बीनीथ द इमीडिएट सरफेस अकाउंट और एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग अलॉन्ग विथ इट्स सरफेस, ठीक है। सरफेस के अलावा यानी जो भी उसमें प्लॉट रहते हैं, जो भी उसमें कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो उस कैरेक्टर की तो जो स्टोरी चलती है वो तो चलती ही है, साथ ही साथ वो किसी पॉलिटिकल इशू को भी उसी बहाने उठाया जाता है, यानी पॉलिटिकल मुद्दों को भी या फिर पॉलिटिकल स्टोरी को भी उसी में दिखा दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो भी हाल ही में जो नॉवेल्स मैंने पढ़ा उसमें पढ़ा हमने एनिमल फॉर्म, ठीक है। तो एनिमल फॉर्म एक नॉवेल है फ्रेंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का, जॉर्ज ऑरवेल का, ठीक है। तो इस एनिमल फॉर्म में तो एग्जैक्टली पता चलता है, ठीक है, यानी रशियन जो यानी कि लेनिन और उसके बाद वहाँ पे रह रहे जो भी लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने जिस प्रकार के काम किए थे तो जॉर्ज ऑरवेल ने उन्हीं के काम को एनिमल के रूप में दिखा दिया, ठीक है। तो ये भी जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फॉर्म है वो भी एलिगरी का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। उसके अलावा भी यहाँ पर दो और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा है कि जॉन बनियंस का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये भी एलिगरी का एग्जाम्पल है। स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है ना, तो ये भी एलिगरी के एग्जाम्पल्स हैं। कहानी कुछ और रहती है, ठीक है, और उसके बैकग्राउंड में पॉलिटिकल इशूज़ को उठा दिया जाता है, ठीक है, तो वही बनता है एलिगरी। आई होप कि आपने लेक्चर को देखा होगा, समझ लिया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर समझ में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से आप खुद भी एक बार उसको पढ़ लीजिए। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने एमसीक्यू पर। तो हमने कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज़ रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। कुछ जो फिगर ऑफ स्पीच जो टर्म और या फिर जो लिटरेरी टर्म है वो छूट जाते हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि इस एमसीक्यू के रूप में आपको सिखा दें। तो यहाँ पर कुछ नए वर्ड भी एमसीक्यू के थ्रू आप जान पाएंगे और कुछ पुराने जो हैं उनको आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग, फ्रेंड लिखा हुआ है सेकेंड मीनिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको, तो सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विथ सरफेस मीनिंग। तो सरफेस मीनिंग का मतलब जो सामने चलती है, और बैकग्राउंड मीनिंग मतलब इसको सेकेंड मीनिंग कहा गया है। तो सरफेस मीनिंग के अलावा जो दूसरा मीनिंग जो रखता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग एलिगरी कहते हैं, ठीक है। और व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी, तो ट्रेजिडी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू क्रिएट पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर, टू क्रिएट पिटी एंड फियर, ठीक है फ्रेंड। और टू क्रिएट पिटी एंड फियर को ही हम लोग कैथारसिस बोलते हैं, हम लोग कैथारसिस बोलते हैं। तो इसलिए आप अपना आंसर नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लोजेट ड्रामा क्या होते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे ड्रामा राइटर्स द्वारा लिखे जाते हैं जो परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, केवल पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वही होते हैं क्लोजेट ड्रामा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ ड्रामा रिटेन टू बी रीड रादर देन एक्टेड, यानी एक्ट करने के लिए नहीं ड्रामा लिखा गया, बस पढ़ने के लिए ड्रामा लिखा गया, तो उसी ड्रामा को, उसी टाइप के ड्रामा को क्लोजेट ड्रामा कहा जाता है। द वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू द ओवर यूज, ठीक है, कोई वर्ड को हम लोग बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर देते हैं तो वो लाइफलेस बन जाता है, यूज़ करने का फिर मन नहीं करता है, तो उस प्रकार के वर्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है, उस प्रकार के वर्ड को क्लीशे कहा जाता है, क्लीशे, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द टर्म
यूज्ड फॉर अ ब्रेक और अ पॉज, ठीक है, यानी किसी प्रोज में या फिर वर्स लाइन में, पोयम में जब हम पॉज हो जाते हैं, ठीक है, तो जब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ वर्स लाइन आर अ काइंड ऑफ अ पॉज, या फिर एक प्रकार का पॉज होता है, ठीक है, या फिर ब्रेक इन लाइन ऑफ वर्स, ठीक है, किसी वर्स के लाइन में ये ब्रेक होता है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस टर्म को हम लोग सेस्यूरा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरअसल ये नेट में, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार और यहाँ पर सेस्टेट तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है, 6 लाइन इसमें रहते हैं, ठीक है, और ऑक्टेट में आपका 8 लाइन होते हैं। So thank you everyone. The lecture is presented by me, सलीम अहमद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है, कि आपके जो टॉपिक हैं वो कवर कर दिए जाए। अभी मुझे लगता है कि रिजल्ट शायद नहीं आया हुआ, इसीलिए अभी कम ही लोग हमसे जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं, आप अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।